सभी श्रोता मित्रों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आइए सुनते हैं इंसानियत का संदेश देती हुई एक मार्मिक कहानी तोहफा, जिसे लिखा है सुप्रसिद्ध लेखिका सुधा अरोड़ा जी ने। रेलगाड़ी के पहियों का आहिस्ता आहिस्ता आगे सरकना जैसे अपने आप ही पीछे छूटे शहर और अपने लोगों को विदा देने की रस्म अदायगी शुरू कर देता है। सुमन की आंखें नम हो आईं। अपने छोटे भैया को राखी बांधकर दिल्ली से लौट रही है अपने घर सहारनपुर। अपनी छोटी सी अटैची उसने सीट के नीचे सरकाई और ठहर कर लंबी सांस ली। सचमुच भाई की कलाई पर राखी बांधने और भाई के मुंह में अपनी मनपसंद मिठाई का टुकड़ा डालने से बड़ा कोई सुख नहीं। राखी का दिन एक सबब बन जाता है भाई से मिलने का, पर अब वह 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाती। जाने क्यों पैबंद सा लगता है अपना आप वहाँ। एक बार छोटे शहर में सुकून भरी जिंदगी जीने की आदत हो जाए तो बड़े शहर लुभाते नहीं। बस 1-8 दिन सबका लाड दुलार पाया और अपने ठिकाने पर। इस बार तो एक अप्रत्याशित सुख इसमें जुड़ गया था। कल राखी बांधने जा रही थी कि भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमी दीदी, एक सरप्राइज है, इन्हें पहचानो। कमरे से निकलकर एक सज्जन अचानक सामने आ खड़े हुए। आंखों में नमी और चेहरे पर मासूमियत लिए एक अनजाना सा लेकिन पहचाना सा सामने था। एकाएक जबान पर नाम नहीं आया। भैया ने राज खोला, वसीम। अब पहचाना? ओ हाँ, वसीम भैया उम्र में बड़े थे पर भैया के सहपाठी थे। वही चेहरा मोहरा, वही कद काठी, बस कुछ सेहतमंद हो गए थे। कॉलेज के बाद वसीम भैया विदेश पढ़ाई करने चले गए। वहाँ एक अश्वेत लड़की से शादी करने की खबर से भैया के घर मातम का सा माहौल बन गया था। कैसे हैं भैया? सुमन ने पूछा तो वसीम भैया ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। बहुत सारी यादें ताज़ा हो आईं। उनके घर जाकर भैया सबसे छुपकर ऑमलेट खाया करते थे। यहाँ तो सब शुद्ध शाकाहारी थे। घर की रसोई में अंडा तो क्या, नवरात्र में प्याज लहसुन भी वर्जित था। वसीम भैया जन्माष्टमी का प्रसाद खाने आया करते और माँ बहुत से धनिये का चूरमा और खीर उन्हें दोने में भरकर दे देती। दादी कहती रहती, अरे ये क्या, मुसलमान दोस्तों को बुला लेता है, इनके लिए अलग बर्तन रखे हैं परछत्ती में। वे दादा के मुस्लिम मित्रों के लिए अलग स्टील की थाली और गिलास रखती थी और उसमें उन्हें खाना परोसकर धो मांझ कर वापस आले में रख देती थी। लेकिन माँ ने कभी ऐसी छुआछूत नहीं मानी। एक बार जन्माष्टमी और राखी का त्योहार अगल बगल पड़ा तो सुमन ने वसीम भैया को राखी भी बांधी। उसके बाद फिर कभी मिलना हुआ नहीं। इन 21 सालों में कितना कुछ बदल गया। इस बार 2 कलाइयों पर राखी बांधते हुए सुमन को गर्माहट महसूस हुई। दोनों भाइयों को उसने उनके मनपसंद मोतीचूर के लड्डू भी खिलाए। वसीम भैया को जैसे ही पता चला कि सुमन का स्थायी निवास सहारनपुर में है तो बोले, दीदी मुझे 2 दिन बाद वहीं जाना है, रुक जाओ, साथ ही चलेंगे। तुम्हारा घर देख लूंगा और तुम्हारे हाथ का खाना भी बरसों से ड्यू है। पर सुमन कुछ सकुचा गई। क्या देखेंगे वहाँ? संकोच सा हुआ। आप आइए ज़रूर, सुमन ने कहा, पर मुझे आज ही लौटना होगा। भैया ने बात को संभाला। तुम्हें मालूम नहीं है, दीदी के 20 बच्चे हैं, उनके करियर का जिम्मा भी तो इन पर ही है। भैया जानते थे कि दीदी अपना ट्यूशन नहीं छोड़ सकती। बच्चों को पढ़ाना सुमी दीदी के लिए पेशा नहीं, जुनून बन गया था। रेलगाड़ी ने अब स्पीड पकड़ ली थी। तोहफे का पैकेट हाथ में ही था। बादाम, काजू और किशमिश के एक खूबसूरत डिब्बे के साथ भाभी ने तोहफे में उसकी मनपसंद हरे रंग की बॉर्डर वाली आसमानी रंग की हैंडलूम की संबलपुरी साड़ी भी दी थी। दोनों रंगों का मिलना जैसे सिहरन पैदा कर रहा था। यह सिर्फ एक साड़ी नहीं,
रिश्तों का एक बार फिर से जुड़ना था जो बीच में कुछ सालों के लिए बदरंग हो गए थे। कभी कभी समय खुद एक इबारत लिख जाता है और अनचाहे ही आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। रेलगाड़ी की तेज रफ्तार के साथ साथ बीता हुआ सब कुछ एक फिल्म की तरह एक के बाद एक दृश्य की तरह सुमन के सामने से गुजर रहा था। जहां एक मंजिला कोठी थी जिसमें उसका बचपन बीता था। बस एक सुमन और एक छोटा भाई। सुमन और भाई के बीच माँ की 2 संतानें गुजर गई थीं। मिन्नतों के बाद भाई पैदा हुआ और सलामत रहा, सबका लाडला। भाई बहन अक्सर लूडो और कैरम खेलते। रोंदू भाई हारता तो रोने लगता। कैरम में सुमन गलत निशाना लगाकर भाई को जीतने देती। हर बार जीतता था भाई, और भाई को फुदकते देखकर झूठ मूठ ही वह रूठने का अभिनय करती। अपनी हार का भी जश्न मनाती, उसके गालों पर चिकोटियां काटती। इसी कोठी की देहरी से अपने माल असबाज के साथ सुमन दीदी एक दिन विदा हो गई। भाई बिलक बिलक कर रोया। 5 साल बाद भाई ने अपनी मर्जी की लड़की से शादी की। माँ और पिता इस प्रेम विवाह के खिलाफ थे, पर किसी तरह सुमन ने उन्हें मनाया। नई नवेली भाभी का उसने खूब लाड़ चाव के साथ स्वागत किया। फिर अचानक सब कुछ बदलता ही चला गया। इसी कोठी के सबसे बड़े कमरे में पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा और माँ बेचारी सी अपने लहीम शहीम पति को जाते देखती रही। पिता नहीं लिख पाए अपनी वसीयत, ना ही देख पाए कि दामाद भी उसी साल हादसे का शिकार हो गया और बेटी अकेली रह गई। माँ ने कहा, तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं, इस कोठी में तेरा भी हिस्सा है, तू उस हिस्से में रहना। माँ का ये कहते ही भाई ने आंखें तरेरी और भाभी ने मुंह सिकोड़ लिया। वकील ने इधर नोटिस के कागज तैयार किए, खबर उधर तैरती जा पहुंची। बस उस 1 साल भाई ने ना अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया, ना राखी पर आने की इजाजत दी। सुमन ने माँ की एक न सुनी, ना ही वकील की। नोटिस के 4 टुकड़े किए और कूड़े में फेंक दिए। लूडो और कैरम में हारने वाली बहन को अपने भाई को कटघरे में खड़ा करना अपनी जीत का जश्न नहीं लगा। उसने कहा, नहीं चाहिए मुझे खैरात, मैं जहाँ हूँ भली हूँ। अपने रोटी पानी के जुगाड़ में, बच्चों की ट्यूशन में उसने अपने पैर जमा लिए। तब से यही है अपने शहर सहारनपुर। पति असमय हार्ट अटैक से चले गए थे। एक बेटा, वह भी आगे की पढ़ाई करने विदेश चला गया। माँ भी एकाएक विदा हो गई। जाते जाते माँ ने उसकी हथेली अपने हाथों में थाम ली थी और उसे भरी भरी आंखों से देख रही थी। उसने माँ की हथेली पर प्यार से तसल्ली दी। माँ, चिंता मत करो, अपनी छोटी सी बगिया में खुश है तुम्हारी बेटी। और सचमुच वह खुश थी। धीरे धीरे वह छोटा सा कमरा भी सुमन को कोठी सा लगने लगा, जहाँ खिलखिलाते बच्चे आते जाते थे। कॉपी किताबें बिखेर जाते थे, जिन्हें सहेजना उसे सुकून देता था। अगले साल राखी पर आने का न्योता दिया भाई ने। कहा, बच्चे याद करते हैं बुआ को, और अब तो हर साल वह बड़े चाव से जाती है उसके बच्चों के लिए अपनी औकात भर उपहार लेकर। जितना ले जाती है उससे कहीं ज़्यादा वे उसकी झोली में भर देते हैं। अब ये सिल्क की साड़ी ही 3-4 हज़ार से कम क्या होगी। उसने एहतियात से तह लगाकर साड़ी अटैची में डाल दी। कितना अच्छा है राखी का त्योहार, बिछड़े भाई बहनों को मिला देता है। कोठी के एक हिस्से पर हक जताकर क्या वह सुख मिलता जो मिलता है भाई की कलाई पर राखी बांधकर। मायके का दरवाज़ा खुला रहने का मतलब क्या होता है, ये बात सिर्फ वह बहन जानती है जो उम्र के इस पड़ाव पर भी इतनी भोली है कि इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाकर अपने आप को बड़ा मानती है। रेल थम गई थी। रिक्शा लेकर वह अपने घर पहुंची, सामान रखा, रसोई समेटी। काम वाली इमरती बाई भी हाजिर हो गई। शाम होने से पहले चहकते हुए बच्चे भी अपनी किताबें सहेजे
आ पहुँचे। अपनी नियमित दिनचर्या से उसकी सांसें सम पर आ गईं। क्लास के बाद उसने बच्चों का मुंह मीठा करवाया। अगले दिन घंटी बजी तो सामने वसीम भैया थे। कलाई पर परसों का लाल धागा चमक रहा था। चलो सुमी दीदी, आपको अपना घर दिखाने ले जा। सुमन जैसे तैयार ही बैठी थी। गाड़ी से वहां पहुंचने में 15 मिनट ही लगे। सुबह सुबह सड़कों पर इतना ट्रैफिक नहीं होता। गाड़ी एक पुरानी बड़ी सी कोठी के सामने रुक गई। सुमन कुछ सकुचा सी गई। गाड़ी रुकते ही एक बूढ़ा सा आदमी चला आया। ये रामदीन काका हैं। पिछले 10 सालों से यही देख रेख कर रहे हैं। इनका बेटा रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। आओ न दीदी, यह अब्बू का पुश्तैनी घर है। दीदी एक बात कहूँ, मना मत करना। बहुत परेशान था कि इस घर का क्या करूँ। एनी और दोनों बच्चे भारत आना नहीं चाहते। वे वहाँ रस बस गए हैं। बस एक मैं ही वहाँ का पूरी तरह से न हो पाया। कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इस घर का करूँ क्या। ईंट गारे की दीवारें ही तो हैं, पर इनसे इस कदर जुड़ाव है कि छूटता नहीं। तुमसे ज्यादा भरोसेमंद कौन हो सकता है, जिसने अपनी सारी जिंदगी इन गरीब बच्चों में खपा दी। इन्हीं बच्चों में कल के जवाहरात छिपे हैं। प्रकृति एक दिन उसके लिए इतनी मुलायम हो जाएगी, सुमन ने सोचा भी न था। स्तब्ध सी वह भरी आंखों से ताकती रही। वसीम भैया की आवाज रूंग गई थी। मना मत करना दीदी, ये कोठी हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहेगी। इसे किसी और को सौंप नहीं सकता था। इसे बेचकर पैसा वहां ले जाऊं जहां जरूरत नहीं है, और आखिर इस मिट्टी का एहसान कैसे चुकाता जहां मेरी पैदाइश हुई है। यहाँ रहकर कुछ भी नहीं कर पाया। शायद मलाल कुछ कम हो सके। कल रजिस्ट्री करवाने चलेंगे दीदी। सुमन के शब्द चुप गए थे। तभी वसीम भैया की आवाज आई, लेकिन दीदी, ये रामदीन काका अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बस समझ लेना, इस जमीन के साथ इन्हें भी तुम्हारे हाथों सौंप रहा हूं। मेरी अमानत है ये। दोस्तों, ये थी कहानी तोहफा। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। हमारी संस्कृति में राखी भाई बहन का पावन त्योहार है, पर संपत्ति के लोभ में बहुत से रिश्ते दरक जाते हैं। मानवीय संबंध किसी भी जाति और धर्म से बड़े होते हैं। जिन्हें ज़रूरत है अतिरिक्त संपत्ति, उन्हें ही दी जानी चाहिए। तभी हमारा देश और समाज संपन्न होगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।